तो ये क्लास 10th के 6 जून यानी कि शनिवार, ठीक है, सैटरडे, इसका ऑनलाइन क्लास है। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैथ और साइंस। साइंस में क्या स्टार्ट किए थे पिछले दिनों, बायोलॉजी, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ और बायो पढ़ेंगे आज की क्लास में। मैथ में कहाँ तक हो गया था जरा देख ले इसमें, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे हमें आने दो। इसमें देखो हम लोग लास्ट क्लास में मैथ में एक्सरसाइज 1.2 1 करते, सॉरी 7.2 था ना, एक मिनट 7.2 का क्वेश्चन नंबर ये किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा क्वेश्चन था, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। ये हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को लाते पैनल पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे कॉपी, देखो ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है जैसा प्रीवियसली हम लोग किए हुए, बहुत आसान है ये भी। क्या बोला जा रहा है, ध्यान देखो, कह रहा है कि यदि ए और बी दो बिंदु है क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली, पता ही दोनों को, मतलब ए और बी दो बिंदु, एक बिंदु है -2, -2, दूसरा है 2, -4, यानी ए का जो कोऑर्डिनेट है वो -2, -2 है एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -4। तो कह रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कब, जब AP = 3/7 AB है। AP का मान 3/7 AB है, तो P रेखाखंड AB पे स्थित है। इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए कह रहा है बताइए उस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। इनसे पहले हम लोग छोटा सा डायग्राम एक बना लेते हैं। डायग्राम क्या, एक लाइन खींच लेते हैं। क्या बोला, दो बिंदु है, एक बिंदु कौन सा है A, ठीक है, दूसरा बिंदु थोड़ा सा डिस्टेंस में हम बनाते हैं, एक मिनट, दूसरा बिंदु क्या है बी। बिंदु ए का जो निर्देशांक है बताओ वो कितना, देखो बोला ए और बी का क्रमशः इतना इतना है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा, ये हो गया -2, -2, और इस बिंदु बी का निर्देशांक कितना है 2, -4 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब क्या बोला, पी कहीं इसी बीच में स्थित है, इसी बीच में पी है, तब तो देखो ए पी जनरेट हो रहा है ना, ए पी बराबर 3/7 ए बी। पी मान लो यहीं पे कहीं है इस वाली जगह पे, सपोज कि पी कहाँ पे है, यहाँ इस वाले जगह पे P मान लो कहाँ पे, इस वाले जगह पे P ये रहा, ठीक। तो अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक बिंदु है A, एक बिंदु B, दोनों का निर्देशांक कितना है, तो कह रहा है P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का निर्देशांक क्या होगा हम लोग को नहीं पता, मान लेते हैं P का निर्देशांक क्या है x, y। इसी P का निर्देशांक ज्ञात करना है, कब, कुछ कंडीशन भी दिया है, जब AP बराबर 3/7 AB है। कैसे ज्ञात करते थे याद करो, ऐसे क्वेश्चंस में हमें दो निर्देशांक पता रहता, कोई एक बीच वाला जो बिंदु है उस पूरे उन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को किस रेशियो में, किस अनुपात में बांट रहा है ये पता रहता था हमको, और दूरी अनुपात सूत्र से फिर हम लोग निकाल लेते थे, बहुत ईजी था। लेकिन यहाँ कहेगा सर अनुपात दिया कहाँ है, ये जो तुमको क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ नहीं, इसी में अनुपात छुपा हुआ है। ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो AP बराबर, क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है, AP बराबर 3/7 AB यानी 3/7 AB, यही लिखा हुआ है। सोचो जरा इसको अगर हम इधर लाते हैं, एक मिनट, हाँ देखो ध्यान से, AB बराबर 3/7 AB लिखा हुआ है, तो AP का AP हो गया। AB देखो 3/7 के साथ क्या होगा, गुना में होगा, जाहिर सी बात है। AB गुना में है, अगर इस साइड आया AB तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इतना तो बेसिक कॉमन सेंस सबके पास है, ठीक है। AB गुना में था, इधर क्या हो गया, भाग में हो गया, उधर कौन बचेगा 3/7, 3/7 ये बचने वाला है। तो यहां से बताओ AP का वैल्यू कितना आया 3 और AB का 7। इसको देखना जरा ध्यान से, चित्र में इसको हम लिख रहे हैं, पता नहीं जगह मिलेगा नहीं। देखो AP का मान तुमको कितना पता चल रहा है 3 है। AP कहां से कहां तक, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना है, AP का मान देखो कितना है 3। ये तीर तुम लोग मत बनाना, समझाने के लिए बना रहे। देखो AP का मान कितना पता चला हमें 3, और AB का मान कितना है 7। AP का मान यहाँ लिख देते 3, ठीक है, और AB का मान यहां से यहां तक पूरा, ये देखो यहां से लेकर के, ठीक, पूरा यहां तक, ये 1 AB, इसका जो मान है ये कितना है, ये है 7। अब तुम लोग खुद ही बताएगा, ठीक है, क्या, ध्यान से देखना, बताओ A से B तक पूरा कितना है 7 है, और A से P तक कितना है 3 है, ये पूरा 7 ये 3, तो बताओ P से B तक ये कितना होगा, सोचो, बहुत आसान है, ये 7 ये 3, तो ये कौन सा भाग होगा,
4 हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 4 क्यों आया समझ में आ रहा होगा सबको। यहाँ से हम लोग क्या निकाले, अनुपात। तो AP और PB इन दोनों का अनुपात कितना आया, 3:4, जो कि हमें पता नहीं था इस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन के एक हिंट से निकला है। तो AP का मान हो गया 3 और PB का मान हो गया 4। यहाँ से ये किसका मान हो गया, M1 का मान, और ये हो गया M2 का मान। अब हम लोग के लिए इजी हो गया इस P बिंदु का निर्देशांक निकालना। हमें इसी का निर्देशांक निकालना है, P बिंदु का निर्देशांक। देखो अब कितना इजीली निकलता है। पहले हम लोग डाटा लिख ले जरा। ये क्या होगा बताओ, x1 का मान कितना, x1 का मान है -2, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, y1 का मान, ये भी कितना है -2 ही। ये बताओ ये किसका मान, x2 का मान, ये कितना हमारा 2 है। y2 का मान कितना है -4 है। x1 y1 x2 y2 ये सब मौजूद है। ये किसका मान हुआ बताओ तो, m1 का मान, m1 का मान कितना 3। ये किसका मान m2 का मान कितना 4। हमारे पास सभी चीजें x1 y1 x2 y2 m1 m2 हर एक चीज मौजूद है। हम लोगों ने निकालना किसका मान, xy का मान। इसका फॉर्मूला लिखा चुके हैं, रुको रुको रुको। तो ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ ना। x का फॉर्मूला क्या लिखाए थे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m2 प्लस m1 प्लस m2, ये था फॉर्मूला। इसको कौन सा सूत्र बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं, या फिर अनुपात सूत्र भी बोलते हैं। कहीं कहीं जगह पे ये लिखा दिख जाएगा, या जनरली इसे विभाजन सूत्र कहा जाता है। मान बिठाते हैं इसमें, ठीक है, वैल्यू बिठाओ इसमें जल्दी से, क्या हो जाएगा। जिसको स्लो लग रहा हो, देखो ऑफलाइन क्लास में तो जल्दी जल्दी इन सब क्वेश्चन को खत्म कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ को ऑनलाइन में थोड़ा समझ में आ भी जाता है, जो भी अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और कुछ को थोड़ा लेट समझ आता है, तो हमको एकदम स्लोली लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे हमें थोड़ी पता चल रहा है कौन कैसे समझ रहा है, ऑनलाइन में नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो जिसको लगेगा कि नहीं हम बहुत स्लो कर रहे हैं अभी क्लास जैसा, ऑफलाइन क्लास जैसा जल्दी फास्ट में नहीं कर रहे, तो क्या करेगा, वीडियो का स्पीड को बढ़ा लेगा। 1x पे भी देख रहे हैं, 1.25x कर लेना या 1.5x कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप आराम से, या जरूरत पड़ने पर उससे भी ज़्यादा वीडियो का स्पीड बढ़ा सकता है, और उसके बाद कर लेना। वही जिसको जल्दी समझ में आ रहा है, नहीं तो जिसको नॉर्मली ऐसे समझ आता है नॉर्मली देखते रहो, कोई इशू नहीं, ठीक। इतना देर में तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ऑफलाइन क्लास में, इसमें तो लेट ही लग रहा है। खैर मान बिठाओ इसमें, x बराबर क्या हो गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m। मान बिठाओ, m1 का मान कितना है देखो तो 3, तो यह हो जाएगा 3 गुना x2 का मान देखो कितना है, x2 का मान है 2 प्लस m2 का मान कितना है देखो तो, m2 का मान ये रहा 4 गुना x1 का देखो मान कितना है -2 बाय m1 प्लस m1 का मान कितना 3 प्लस m2 का मान कितना है 4। चलो सॉल्व करो जल्दी से, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस में 4 दूनी 8 बटा 3 4 कितना हो गया 7। तो 6 में से आ जाएगा कितना बचेगा -2 बटा 7। बताओ x का मान कितना है -2 बटा 7। सिमिलरली हम लोग y का भी मान निकालेंगे, इधर साइड में निकाल लेते हैं, समझ में आएगा क्या, रुको रुको हटाने का प्रयास करते हैं। ऐसे हम लोग y निकालेंगे, y का मान, तो y का भी तो फॉर्मूला यही होगा ना, m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, बाय m1 प्लस m2, दैट्स इट। अब हम लोग को क्या करना है, बस वैल्यू पुट कर देना है, मान बिठाना है। मान बिठाओ, m1 का मान कितना है, m1 का मान है 3 गुना y2 का मान देखो कितना है -4 प्लस m2 का मान कितना है 4 गुना y1 का मान कितना है, ये रहा -2 बाय कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 का मान 3 और ये 4। चलो गुना करो, 3 चौक 12, वो भी माइनस में, 3 गुना -4 प्लस इंटू माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8 बटा 3 4 कितना हो गया 7, -12 -8 कितना हो गया माइनस में 20 बटा 7। कितना है x का वैल्यू -2/7 एंड y का वैल्यू -20/7। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो गया, हम लोग को लिखना पड़ेगा। देखो प्रॉपर मार्क्स चाहिए, ये सब लिखना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान आया -2 बटा 7 और y का मान आया -20 बटा 7। तो बिंदु P का निर्देशांक कितना हो गया -2/7 -20/7। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। टाइम कितना हो गया 9 मिनट हो, एक और क्वेश्चन हो जाएगा। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, बुक पे चलते हैं वापस, किधर गया 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 9 पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये उठाए क्वेश्चन कॉपी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोग का।
इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि बिंदु ए -2, 2 और बिंदु बी 2, 8 को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है, को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अच्छा, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, जल्दी से रुको, एक बड़ा सा रेखा ले लेते हैं। रुको, लाइन का तो ऑप्शन था ना यहाँ पे, एक मिनट रुको, तो यहाँ पे लाइन है, ये क्या हो गया, थोड़ा सा वेट करो, एक मिनट। हाँ, ये रहा लाइन, ठीक है, ये समझो एक लाइन है। इस लाइन के एक छोर पे स्थित है बिंदु ए, ठीक। इस बिंदु ए का निर्देशांक पता कितना है, -2, 2। इस लाइन के दूसरी छोर पे स्थित है बिंदु बी 2, 8। ऐसा नहीं लाइन पहले से था, एक्चुअली में दो बिंदु था, बिंदु ए -2 और 2, और ये बी क्या है 2 और 8 है। इन दोनों को मिलाने वाला ही लाइन है। अब इन दोनों को मिलाने वाला ये जो ब्लैक लाइन तुमको दिख रहा होगा, इसको अगर हम 4 बराबर भाग में बांटे तो कितने बिंदुओं का आवश्यकता होगा, जल्दी बताओ 2 सेकंड में। चलो, जो पढ़ा होगा, पीछे पढ़ाए हुए थे, आसानी से पता चल गया होगा। किसी रेखा को अगर हमें 2 भागों में बांटना है तो 1 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी, 3 भागों में समत्रिभाजित करना है तो 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। और ये रेखा, इसको हमें 4 बराबर भागों में बांटना है तो कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी, 3। तो यहाँ पे ग्रीन कलर ले लेते हैं। एक मान लो यहाँ पे कट लगाते हैं, इसको 4 बराबर भाग बांटेंगे। मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे। देखो, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। 3 बिंदु मात्र लाए और ये 3 बिंदु के लाने से मात्र ये पूरा रेखा क्या हो गया, 4 बराबर भागों में बट गया। देखो 1, 2, 3 और 4। तो वही हमें निकालना है कि ये जो ए बी रेखा था ना, इस रेखा को जो 4 बराबर भागों में बांट रहा है जो भी बिंदु, उस बिंदु का कर रहा है आप निकालिए निर्देशांक। बस इतना सा बोला जा रहा है कि इस रेखा को जो 4 बराबर भाग में बांट रहा है उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इन तीनों बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है, इन तीनों बिंदु का निर्देशांक। इन तीनों बिंदु का कुछ नाम तो दे दे पहले, एक मिनट। मान लो इस वाले बिंदु का नाम क्या है P, और इस वाले बिंदु का नाम Q, और इस वाले बिंदु का नाम क्या है R। इन तीनों बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है। बस समझो, ये कैसे निकलेगा बिंदु P का, Q का, R का निर्देशांक। एक तो मन में आ रहा होगा तुम्हें ये पॉइंट, 2 तरीके से इसको बना सकते हैं, ध्यान से देखना। जो अच्छे से इस पॉइंट को समझ रहा है वो घर में एक्स्ट्रा में बना सकता है दोनों तरीके से। हम एक इजीएस्ट तरीका ही बताएंगे। एक तरीका तो ये, याद करो समत्रिभाजित करने वाला क्वेश्चन कैसे बनाए थे। देखो, ये 4 बराबर भागों में बट रहा है तो ये हो गया 1, 1, 1, 1, 4 भागों में बट रहा है। अगर हम इस बिंदु को माने तो अनुपात क्या हो जाएगा बताओ, ये है 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना भाग, 3 भाग, अनुपात हो जाएगा 1:3, यानी 1:3 M1 M2 का मान यहाँ से तुम निकाल लेगा। फिर ऐसे ही Q और R सेम ऐसे करेगा। लेकिन इसमें क्या है प्रॉब्लम, इसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तुम ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है, वो ट्राई करने के लिए ठीक है, तुम रफ कॉपी में कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक्स्ट्रा में ट्राई कर लेना। बट इससे पता आसान क्या होगा, इससे आसान ये होगा, तुम सोच के देखो, ये क्यू बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं है। ध्यान देखो, ये जो क्यू बिंदु है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। पी बिंदु ए क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है, और आर बिंदु क्यू बी का मध्य बिंदु है। सोचो जरा ध्यान से, अगर हम Q का हम मान निकालना चाह रहे हैं, Q का निर्देशांक इस Q बिंदु का, तो क्यों ना Q का मध्य बिंदु निकालें, क्यों मध्य बिंदु ए बी का, सॉरी, तो ए बी का क्या कर लेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वो हो जाएगा Q का मान, यहाँ निकल जाएगा Q का मान। अच्छा, Q का मान निकल जाएगा मध्य बिंदु फॉर्मूला से, मध्य बिंदु के सूत्र से। सेम, अब Q का मान निकल ही गया तो ए क्यू के बीच का मध्य बिंदु निकालेंगे तो उस मध्य बिंदु के सूत्र से बी का मान, सॉरी, P का मान निकल जाएगा। सेम, इसका मान निकला रहेगा तो क्यू भी, इसके मध्य बिंदु से आर का मान निकल जाएगा। कितना इजी हो जाएगा, सोचो, मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला कैसे भी हो तो विभाजन वाले फॉर्मूला से तो इजी ही माना जाएगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखते जाएंगे हम लोग, एक मिनट देखेंगे यहाँ पे, चूंकि क्यों किसका मध्य बिंदु, जल्दी बताओ, चूंकि क्यों ए बी का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, क्योंकि क्यों ए बी का मध्य बिंदु है, इस वजह से क्यों का निर्देशांक, इसलिए क्यों का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताना, क्यों का निर्देशांक, क्यों का निर्देशांक एक्स वाई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, x1 + x2/2
कामा y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। बस इसमें हम लोग को मान बिठा देना है और कुछ नहीं करना है। चलो अब ऐसा लिखिए x1 कौन है y1, उतना नहीं लिखते रहेंगे हर एक क्वेश्चन, इतना तुम लोग खुद समझ ही सकता है। बताओ ए बी के सिनेरियो के लिए x1 का मान क्या होगा -2, ठीक है, प्लस x2 का मान क्या होगा 2 होगा ना, बटा 2 कॉमा y1 का मान क्या होगा, देखो y1 का मान हो जाएगा 2 प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा 8, क्यों, क्योंकि ये x1 y1 था, ये x2 y2 था, बाकी तुम लोग समझ लो। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, -2 + 2 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये हो गया 0/2, और ये कितना हो गया, ये हो गया 10/2। बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 0/2 तो हो गया 0, ठीक है, 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो बताओ बिंदु Q का निर्देशांक कितना निकल गया 0,5, 0,5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, एक मिनट समझने के लिए तुमको बेहतर रहेगा। हम लोग अभी निकाल लिए किसका निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक देखो कितना निकला, ये निकला 0,5। अब ये क्यू का निर्देशांक निकल गया ना, पता है ऐसे पी का निकल जाएगा और आर का भी निकल जाएगा। कैसे, वही चीज फिर से लिखेंगे चूंकि बताओ तो पी किसका मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु है, तो ए क्यू का मध्य बिंदु निकालेंगे, आप पी का भी निकल जाएगा। लिखेंगे चूंकि पी ए क्यू का क्या है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु, पहले बता चुके मध्य बिंदु के फॉर्मूला के बारे में। चूंकि पी ए क्यू का क्या है मध्य बिंदु है, इसलिए पी का निर्देशांक एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला तो वही होगा ना, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। चलो जल्दी से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, ये x1। अब बताओ ए क्यू के लिए हो जाएगा x1 y1 और x2y2, तो ये ना हो जाएगा 0 और 5। बताओ x1 कितना हो गया -2 प्लस x2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, /2 कॉमा y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है 5/2, ठीक है। ये कितना हो गया, एक मिनट में देखो फॉर्मूला देख लेते हैं, बाहर थोड़ा शोर हो रहा है, अगर कोई नॉइज वगैरह है इसको इग्नोर करना, ऐसे तो हम नॉइज रिमूव कर ही देंगे, नॉइज इतना पता चलेगा नहीं। x1 का वैल्यू कितना है -2 और x2 का वैल्यू कितना था 0, ठीक है, y1 का 2 और y2 का कितना 5। चलो देखो -2 + 0 ये कितना हो जाएगा, -2 ही रहेगा, -2/2 कमा ये 2 5 कितना हो जाएगा 7/2। तो बताओ -2/2 कितना हो जाएगा -1 कमा ये कितना हो जाएगा 7/2 कहो या 3.5 को 7/2 ही रहने देते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, ये किसका निर्देशांक होगा पी का। ऐसे हम लोग किसका निर्देशांक निकालेंगे बताओ, इसी प्रकार आर का भी निकाल लेंगे, सेम लिखेंगे इसमें क्या, चूंकि आर किसका बताओ मध्य बिंदु है, क्यूबी का, आर क्यूबी का मध्य बिंदु है इसलिए आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आर का निर्देशांक बराबर बताओ, इसके लिए फॉर्मूला तो वही यूज होगा ना, सेम जो ऊपर यूज किए थे, x1 प्लस में x2/2 कॉमा y1 प्लस। अब हम चाहेंगे कि ये तुम लोग खुद ही बना लो, इतना दो बताए सेम वैसे ही बनेगा। बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y, देखो x1 का मान 0, y1 का मान 5, x2 का मान 2 और y2 का मान 8, यही मान यहाँ पे बिठाना और यहाँ से निकल जाएगा r का पूरा वैल्यू। तो ये बना लेना खुद से ही, समझ गए। तो वीडियो को यहीं पे रोको और ये पूरा क्वेश्चन उतार लो। पिछला क्वेश्चन उतारा था क्या, ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, ये अगर नहीं उतारा था तो उसमें भी वीडियो रोक करके उतार लेता, ठीक है, या भी उतार लो, अगर उस समय कोई नहीं उतारा था तो वीडियो रोक के इसको भी उतार लो, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको तो उतारना ही है, इसको भी वीडियो रोको अभी जल्दी से, इसको पूरा नोट कर लो। उतार लिया चलो ठीक है, जो नहीं उतारा कल पे टाला मत करो, हम जब आएंगे वहाँ पे सबका कॉपी चेक करेंगे, एक भी क्लास छूटा रहेगा फिर बताएंगे वहाँ आने के बाद, हर एक चीज़ नोट होना चाहिए, जो भी नोट करने वाला चीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं सबके कॉपी में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट, अब समय लगता होगा क्या, 19 मिनट हो गया, साइंस का समय हो गया। चलो बायोलॉजी पे आते हैं। हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे, कल चैप्टर स्टार्ट किए थे, कौन सा था चैप्टर, एक मिनट, शायद बायो का चैप्टर ये था, तीसरा चैप्टर, हाँ परिवहन स्टार्ट किए थे ना, ट्रांसपोर्टेशन। और ये परिवहन ज्योग्राफी वाला परिवहन नहीं है, गाड़ियों वाला, ये हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का परिवहन हमारे शरीर में कैसे होता है, परिवहन, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, परिवहन। क्या देखते हैं इस चैप्टर को, इसमें कुछ बताए थे क्या कल मतलब पिछले क्लास में जब भी क्लास हुआ था, तो ये परिवहन जो चैप्टर है इसमें पता नहीं, मैं ध्यान नहीं आ रहा है क्या क्या बताए थे। अगर शुरू से एक काम करते हैं, बता ही देते हैं पिछले क्लास में क्या देखेंगे जाकर। वेट, याददाश्त कमजोर हो गया लगता है मेरा, ध्यान ही नहीं आ रहा पढ़ाए क्या थे इसमें। कुछ तो कराए थे जहाँ तक हमें याद है, शायद परिवहन चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराए थे, ठीक है, फिर से करा देते थोड़ा बहुत, कुछ बताए हुए हम पहले ही। परिवहन का अर्थ जरूर हम बता दिए होंगे अगर पिछले क्लास में भी पढ़ाए होंगे तो। परिवहन ये जो शब्द है, परिवहन का अर्थ क्या होता है, एक जगह से मान लो कोई चीज़ अगर दूसरे जगह तक जा रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार से जा रहा हो तो उसका परिवहन हो रहा होता है। हम गाड़ियों से भी एग्जाम्पल दिए थे, तुम जैसा मान लो गांव में बैठा, रिक्शा में बैठा और तुम गया कुल्हा उतरा, तुम्हारा भाई परिवहन हुआ। तुम किसी मान लो कोई गाड़ी आया, उसमें कोई सामान लाद दिया, सामान एक जगह दूसरे तक पहुंच गया, वो भी ट्रांसपोर्ट हुआ, परिवहन हुआ उसका भी। तो जैसे गाड़ियों का, इंसानों का, कोई वस्तु का परिवहन होता है, हमारे शरीर में भी वैसे ही बहुत सारी चीज़ों का परिवहन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये समझो, जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं, ठीक है, अब पोषण वाला चैप्टर तुम लोग अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है वो पोषण का चैप्टर, उसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सोचो जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, भोजन किए, ठीक, खाना खाए, अब ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में। पहले खाना कहाँ जाता है, हमारे मुख गुहा में, मुख गुहा से होते हुए कहाँ जाता है, ग्रसनी के पास, वहाँ 2 द्वार रहते हैं, बताओ किस द्वार में जाता है, निगल द्वार या कंठ द्वार में, बताओ बताओ। तो कंठ द्वार अगर सोच रहा है तो गलत है, निगल द्वार में जाता है। निगल द्वार से होते हुए कहाँ जाता है, बताओ, सुन तो नहीं पा रहे, कम से कम तुम बोल तो सकते हैं अपने आप में। तो निगल द्वार से होते हुए भोजन वहाँ प्रवेश करता है, कहाँ पे, ग्रास नली में। वहाँ पे फिर कर्माकुंचन की प्रक्रिया होती है, बताए थे कर्माकुंचन क्या होता है। धीरे धीरे करके वहाँ से होते हुए कहाँ जाता है, आमाशय में, ठीक है। आमाशय क्या होता है, डिटेल से बताया वो हर एक चीज़, तो बोलना मत कि भूल गए। आमाशय में कितने देर भोजन रहता है, लगभग 2 से 3 घंटे। वहाँ पे कई सारे एंजाइम निकलते हैं, उधर से बगल से जो लीवर है, यकृत है, उधर से भी एंजाइम आ रहा होता है, उससे जो निकल रहा होता है वो क्षार निकल रहा होता है, जो कि पित्त की थैली में जमा होता है फिर वहाँ से भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। फिर अग्नाशय से भी कई सारे एंजाइम्स आ रहे होते हैं। तो बस बात इतना सा है, जो भी तुम भोजन किया फिर छोटी आंत में गया, छोटी आंत में पूर्ण रूप से समझो भोजन का पाचन होता है। वहाँ पे अग्नाशय से निकला हुआ रस और भी कई सारे एंजाइम उसको पूरा का पूरा समझो पाचन कर देते हैं। और उस भोजन से जो भी तुम खाया, मान लेते हैं तुम भोजन में क्या क्या खाया, रोटी सब्जी चावल दाल, या जो भी खाया था, उससे तुमको क्या क्या मिलेगा, भोजन से तुमको भोजन से मिलता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन मिलेगा, कार्ब्स मिलेगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, फैटी एसिड मिलेगा, जिसे फैट भी कह सकते हैं हम लोग, या तुमको कोई वाइटामिन मिलेगा, ये सब मिलेगा, कोई फाइबर्स मिलेगा, ये सब। तो तुमने भोजन किया, भोजन के बाद ये सब बना, भोजन किया, छोटी आंत में गया, भोजन का पाचन हुआ, इसके बाद भी हम बताया हुआ क्या, यहीं पे ये जो भोजन है फिर ये छोटे और अणुओं में टूटता है, कई सारे एंजाइम आते हैं, अग्नाशय से कई सारे एंजाइम निकलते हैं, और ये जो भोजन है ये और छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन होता है। भोजन था, भोजन छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन हुआ, काइम बना, चाइल्ड बना, ठीक है, चाइल्ड तो चलो एक्स्ट्रा हो गया, और छोटे टुकड़े में बटा भोजन, क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, फाइबर्स, इसमें टूटा फिर, और ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट करके ये किस में तब्दील हो जाता है, ग्लूकोज में, और छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लूकोज में टूट करके तब्दील हो जाता है, और भोजन से क्या बना, ग्लूकोज, ठीक है। अब ये ग्लूकोज हमारे शरीर के हर एक भागों तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इसी ग्लूकोज के विखंडन से हमारे शरीर में क्या होगा, ऊर्जा मिलेगा। अब ऊर्जा तो तब मिलेगा जब ये ग्लूकोज सभी शरीर के भाग तक पहुंचे। तुम भोजन किया, खाना खाया, भोजन कहाँ पहुंचा, छोटी आंत में, ग्लूकोज वहीं पे इन सब से टूट करके बना। अब खाली क्या तुम्हारे छोटी आंत को ही तुम्हारा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या उसी को जरूरत है एनर्जी का, नहीं, पूरे शरीर में चाहिए, मतलब समझो सर से लेकर पैर तक हर एक भाग को एनर्जी चाहिए। तो उस केस में ये जो ग्लूकोज है हर एक भाग तक पहुंचना जरूरी है। अब इसको पहुंचाएगा कौन, पहुंचाने वाला कोई तो होना चाहिए। अगर तुमको कोई सामान एक जगह दूसरे तक पहुंचाना है, कोई तो होगा कैरियर, तब तो जाके होगा। बॉडी में कौन ऐसा चीज़ है जो कि पूरे शरीर तक हर एक चीज़ को पहुंचाए, गेस करो, वो कौन सा चीज़ है, वो है ब्लड। तो वो ब्लड जो है वो तुम्हारे शरीर के हर एक भागों तक, हर एक भागों तक ये ग्लूकोज को लेकर के पहुंचा देगा। हर एक भागों तक मतलब हर एक सेल तक, सभी सेल तक जाके क्या पहुंचा दिया, हर एक कोशिका तक ग्लूकोज को पहुंचा दिया। क्या यहीं तक काम खत्म हो जाता है, नहीं होता। इसके बाद भी बताए थे, श्वसन चैप्टर में पढ़े थे,
बिना ऑक्सीजन का ऑक्सीजन जब नहीं रहता, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये टूटता है, ठीक है, छोटे छोटे भागों में टूटता है, टूट करके बिना ऑक्सीजन के मतलब या ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में ये बहुत आंशिक रूप से इसका विखंडन होता है और ये तब्दील हो जाता है किसमें, पायरुवेट में बदल जाता है या लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और जब ऑक्सीजन आता है तब ये जब ग्लूकोज टूटता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जा करके, ये उससे पहले कोशिका द्रव में ही रहता है, वहाँ पे तब बनता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, जिसे हम लोग जैव ऊर्जा भी कहते हैं, शॉर्ट में एटीपी ऊर्जा कहते हैं। ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसी ऊर्जा से तो तुम हम सभी अभी लोग जिंदा है, जो तुम्हारा पूरा शरीर है। सांस लेना क्यों जरूरी है, भोजन से भी ज़्यादा, इसलिए क्योंकि लगातार एटीपी ऊर्जा बन रहा है, उसी से तो हम लोग जीवित है। अच्छा, इन सब में देखा सबसे बड़ा रोल क्या था यहाँ पे, ये तो हो जाएगा श्वसन का चैप्टर, कैसा श्वसन का रोल है वो छोड़ो, श्वसन तो बाद में होता। अगर मान लो कोई पहुंचाने वाला होता ही नहीं, वहां से लेकर के शरीर के हर एक कोशिका तक कोई पहुंचाता ही नहीं इस ग्लूकोज को, तो बताओ ये प्रक्रिया होता कैसे। ये जो पहुंचा वहां से छोटी आंत से लेकर के, छोटी आंत में मिला वो ब्लड में ग्लूकोज, वो सब जगह पहुंचा दिया। वो जो पूरा जो प्रक्रिया हुआ, ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, ये प्रक्रिया क्या था, परिवहन था। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया परिवहन था, ट्रांसपोर्टेशन था। अगर ये नहीं होता फिर तो दिक्कत ही था। ये होता कैसे है ये पढ़ेंगे आगे बाद में, लेकिन उससे पहले हमको प्लांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये तो हम इंसान के बारे में बता रहे थे, उससे पहले हम लोग को प्लांट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी पेड़ पौधे के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंसान में कैसे होता है। हाँ, पेड़ पौधे समय याद आ रहा है, हम जाइलम फ्लोएम के बारे में शायद बता दिए तुम लोग, ठीक है। इंसानों में परिवहन बाद में देखेंगे, पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं पौधों में परिवहन। ठीक है, टाइम है ना, एक मिनट रुक जाओ 26 मिनट हो गया, आज लगता नहीं हो पाएगा। पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, या पादप में परिवहन। पौधों में परिवहन कैसे होता है, एक मिनट पौधों में परिवहन, बताए थे। अगर कोई प्लांट है या कोई भी ट्री है, मान लो उसको पूरा का पूरा समझो अपना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूरा रन करने के लिए, या प्रकाश संश्लेषण के बाद शरीर के हर एक भाग तक एनर्जी या फिर जो भी बना हुआ उसके शरीर में बना हुआ ग्लूकोज पहुंचाने के लिए, भोजन पहुंचाने के लिए कोई तो एक रास्ता चाहिए, या कोई तो काम ये करेगा तब तो ये काम हो पाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होता है पूरा पौधों में परिवहन के प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। इसके लिए पौधों में दो अहम, एक पूरा समझो नलिका पाई जाती है। एक होता है उनमें कौन सा, जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। हमें अब याद आ रहा है कि हम ये बता चुके हैं जाइलम फ्लोएम के बारे में। याद करो जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्या बताए थे, ये दोनों नलियों के बारे में जो पेड़ पौधे में होता है। जाइलम का काम होता है, शॉर्ट में बताते हैं क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, दोबारा इतना डिटेल्स क्या बताए। जाइलम का काम होता है धरती के नीचे से जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे खनिज लवण, पेड़ पौधे कहते सॉरी, जल हो गया, खनिज लवण, इन सबको पेड़ पौधे के एकदम ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना, पूरा पेड़ पौधे से होकर के, मतलब समझे ये प्लांट है, ठीक है। तो इसका जड़ होगा ना, कहीं जड़ से मान लो जल खनिज लवण ये होते हुए ये पूरा ऊपर तक पहुंचाना, ये जाइलम का काम होता है, ठीक। जब खाना नहीं बन रहा है तब, मतलब प्रकाश संश्लेषण होने से पहले सारा चीज लेकर के जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है बताए थे ना, केमिस्ट्री में भी ये चीज हो चुका है, क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ये जो C6H12 जो बनता है वो वो पहुंचाएगा कैसे शरीर के हर एक भाग तक, वो पहुंचाएगा फ्लोएम। फ्लोएम का ये काम है, ये शरीर के हर एक भाग तक, पेड़ पौधे के शरीर के हर एक भाग तक ये पहुंचा देगा। पेड़ पौधों का जहाँ भी तना वगैरह है हर एक जगह तक ये पहुंचा देगा। एक चीज नोट करना कि जो जाइलम था, जाइलम में कोई भी चीज, सिर्फ जाइलम एक ऐसा नली है सिर्फ ये ऊपर की ओर ही लेकर के जा रहा है पदार्थ, है ना, सिर्फ ऊपर कोई चीज लेके जा रहा है खनिज लवण जल को, और कहीं लेके जा रहा है नहीं। लेकिन ये फ्लोएम जो है देखो तो ये जैसा मान लो पत्तियों में ही भोजन बनता है, जाहिर सी बात है, तो ऊपर भी लेके जा रहा है, ऊपर कोई टहनी होगा, नीचे भी लेके जा रहा है, मतलब सभी दिशा में ये लेकर के जा रहा है, मतलब ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में। यहाँ से जाइलम फ्लोएम में एक डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये भी याद रखना कि जाइलम, ये क्वेश्चन पूछता है कई बार, जाइलम का जो जाइलम में जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, ठीक है, एक दिशीय। इसमें प्रवाह कैसा होता है, एक दिशा, यानी एक ही दिशा में सिर्फ जा सकता है। ये अंतर पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से किन में सिर्फ एक दिशा प्रवाह होता है, जाइलम फ्लोएम दे देगा, दोनों दे देगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फ्लोएम में प्रवाह कैसा होता है, द्विदिशीय। क्यों, क्योंकि जस्ट बताया फ्लोएम क्या करता है, जब भोजन बन जाता है भोजन ऊपर भी पहुंचाएगा नीचे भी पहुंचाएगा जड़ तक भी पहुंचाएगा,
टहनी ऊपर ऊपर भी पहुंचाएगा, दाएं बाएं हर एक जगह, लेकिन ये सिर्फ ऊपर लेके जाएगा और ऊपर की टहनी की ओर, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो ये भी एक अंतर हो गया। ठीक है, इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे अगले क्लास में। टाइम देखो बहुत ज़्यादा हो गया, 30 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा क्लास हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते फोन। ठीक है, आज के क्लास को यहीं एंड करते। अच्छा, अगला क्लास हम लोग का कब होगा? अगला क्लास होगा, आज तो 6 तारीख है, शनिवार, तो 7 तारीख को तो संडे है, रविवार है, उस दिन तो क्लास होगा नहीं। तुम लोग का अगला क्लास कब होगा? 8 तारीख यानी कि सोमवार को, 8 जून को अगला क्लास तुम लोग को। तो हम लोग मिलते हैं सोमवार को सीधे। ठीक है, चलो।